देखिए, वो जब हम नोटबंदी की बात करते हैं तो वो अंग्रेजी में डिमोनेटाइजेशन समझा जाता है। आज भी नोटबंदी तो हुई नहीं कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और इस व्यवस्था को हम जल्दी से जल्दी समाप्त करें। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? अरे भाई, क्यों बार बार जनता को परेशान करते हो? अब कल से लोग धूप में लाइन लगाएं, उस नोट को बदलें। ये कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी है? ये 7 बरस के अंदर फिर से वो नोट, जो नोट उन्होंने चालू किया वही वापस ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अहम और बड़ा फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अगर 2000 रुपए के नोट आपके पास हैं तो अब आप क्या करें? क्या पैनिक की जरूरत है? क्या नोट बदलने के लिए फिर से लंबी लंबी कतारें लगेंगी? क्या कहीं कोई अफरा तफरी है? ये तमाम सवाल बहुत सारे लोगों के मन में हैं तब से, जब से ये ऐलान हुआ कि 2000 के नोट जो हैं वो अब सर्कुलेशन में नहीं होंगे। उनकी वैधता भले ही बनी रहे लेकिन नए नोट नहीं छपेंगे और नोट बदलने के लिए बैंकों में 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है। इस फैसले के बाद वो क्या चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए? कुछ सिंपल सवाल, उनके सिंपल जवाब। बहुत सारे लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं। आपको इस ग्राफिक्स के जरिए पहले हम दिखाते हैं कुछ ऐसे सवाल और उनके जवाब कि 2000 के नोट जो बंद हुए हैं उनमें किस तरह के स्पष्टीकरण हैं। तो सवाल है कि एक बार में कितने नोट बदले जा सकते हैं? ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब है कि आप 10 नोट बदल सकते हैं, यानी कि एक बार में 20,000 रुपए बदले जा सकते हैं। और एक दिन में कितनी बार पैसा बदल सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अगर कर सकें तो जितनी बार जाना चाहें जाएं और बदलें नोट। एक शख्स कितनी बार बैंक की लाइन में लग सकता है, इसकी भी कोई तय सीमा नहीं है, बार बार जा सकते हैं। क्या पैसा जमा करने के लिए कोई फॉर्म भरना होगा? ऐसा नहीं है, कोई फॉर्म भरना नहीं है। क्या नोट बदलने के लिए पहचान पत्र जरूरी है? ये भी नहीं है। जिस बैंक में अकाउंट है आपका, क्या नोट वहीं बदले जाएंगे? ये भी नहीं है। किसी भी बैंक में नोट बदले जा सकते हैं। और क्या आरबीआई की शाखाओं में भी एक्सचेंज होगा, यानी नोट बदल सकते हैं? तो हाँ, 19 क्षेत्रीय शाखाओं में ये होगा। बैंकों में नोट कब से बदले जाएंगे? 23 मई से। और नोट कब तक बदले जाएंगे? 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद नोट चलेंगे। तो इस पे जवाब यह है कि नोट की वैधता बनी रहेगी, चलन में रहेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि जब ये नोट सर्कुलेशन में नहीं होंगे, फिर आप उन्हें जब बदल भी नहीं सकते हैं, तो क्या लोग आपसे, आप कहीं भी कुछ खरीदने जाएं तो ये 2000 के नोट लेंगे क्या? फिर क्या आपको ये पता है कि आखिरकार सरकार ने 2016 में नोटबंदी के 6.5 साल के बाद ये फैसला अब क्यों लिया है? इस फैसले के पीछे कारण क्या है? इससे किसका फायदा होगा? अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा इसका? क्या अर्थव्यवस्था में कोई फायदा है इससे? और अगर नहीं तो फिर इसका औचित्य क्या है? क्या इससे लोगों को कोई असुविधा होगी? तो ये तमाम चीजें हैं। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। इसमें विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं। पर यहाँ पर पहले ये सब जो तमाम छोटे छोटे सवाल और उनके जवाब और बहुत सारे सवाल जो अभी भी आपके मन में हैं, उसको समझना चाहते हैं हम एक पूरे विशिष्ट पैनल के साथ कि इसका क्या फायदा, नुकसान, जो क्रिटिसिज्म है वो कितना सही है। तो हमारे साथ सबसे पहले आपको मिलवा दूं, यहाँ जो स्टूडियो में मौजूद हैं मेहमान, प्रोफेसर अरुण कुमार हैं जो लेखक हैं डिमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक इकोनॉमी के। तो ये जरूर समझना होगा कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उससे काला धन जो है उस पर क्या असर पड़ा था और अभी ये 2000 रुपए के नोट बंद करने का औचित्य क्या है। हमारे साथ मुकेश मोहन है जो प्रेसिडेंट हैं CIMSME के, संतोष मेहरोत्रा विजिटिंग प्रोफेसर बाथ यूनिवर्सिटी, अजय दुआ पूर्व वाणिज्य सचिव और वेद जैन पूर्व प्रेसिडेंट ICAI। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और इस बहुत ही अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जिससे हमारा आपका सबका संबंध है कि 2000 के नोट बंद हुए तो इनका औचित्य क्या है। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपकी समझ क्या है, पहले क्यों बंद किया गया? अभी देखिए, जो RBI का नोटिफिकेशन आया है उसमें सबसे पहले बात की गई है कि नोटबंदी के समय नोटों की कमी हो गई, इसलिए ये 2000 रुपए के नोट छापने पड़े
और जो कमी पूरी हुई तो वह 8-10 महीने लगे। जी। लेकिन अब कह रहे हैं कि अब इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है ना? पर लेकिन मेरा मानना है कि ये बात सही नहीं है। 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा था कि अब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है, 1,000 रुपए का नोट कम पड़ता है, हमें बड़े नोटों की जरूरत है, तो 2,000, 5,000 और 10,000 रुपए के नोट हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि नहीं, 2,000 का करिए, 5,000, 10,000 का नहीं करिए। तो यानी कि जो 2,000 रुपए का नोट प्रिंट हुआ वो कोई ऐसा नहीं कि 8 नवंबर के बाद प्रिंट हुआ, उसकी तैयारी 10 महीने पहले से, फरवरी से शुरू हो गई थी। तो वो ऐसा हुआ कि जब नोट आने लगे तो उस समय जो नोटबंदी की गई है ना। तो नोटबंदी इसलिए नहीं की गई कि वो 2,000 रुपए के नोट उपलब्ध हो रहे हैं, वो 2,000 रुपए के नोट उपलब्ध हो रहे हैं इसलिए नोटबंदी की गई। तो वो समस्या तो अब और भी ज्यादा है क्योंकि अर्थव्यवस्था तब से अब दुगनी हो गई है और जो ट्रांजैक्शंस के लिए बड़े नोटों की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये कहना सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब नोटबंदी किया गया था तो ये कहा गया था कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। अब काले धन की अर्थव्यवस्था के असर होने का क्या हमारे पास वो मापदंड हो सकता है? हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ जाना चाहिए काफी, और टोटल टैक्स जीडीपी रेशियो वो वहीं का वहीं है, 16.5-17% के करीब है टैक्स जीडीपी रेशियो, और जो डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो वो 5.5-6% के आसपास है। तो यानी कि काले धन की अर्थव्यवस्था पे भी असर नहीं हुआ, टेररिज्म पे भी असर नहीं हुआ, और जो हमारा जो काउंटरफीट करेंसी है उस पर भी असर नहीं हुआ। तो जो डिमोनेटाइजेशन जो बहुत बड़ा था, जब उसका असर नहीं हुआ तो इसका इस पे कैसे असर होगा? तो इसका फिर आपको औचित्य क्या लगता है? आखिर इसको किया क्यों गया? मैं मुकेश मोहन आपको भी शामिल करना चाहती हूँ, फिर वापस आऊंगी इसके ऊपर। पहले सबसे पहले सब लोगों को शामिल कर लूं कि इस समय जो 2,000 रुपए के नोट बंद किए गए, इससे किसको सीधा फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और क्या मतलब क्या इसका? देखिए, मैं ऐसे मानता हूं कि ये नोटबंदी नहीं है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए क्योंकि रिजर्व बैंक ने बड़ा क्लियर कहा है अपने नोटिफिकेशन में कि ये सर्कुलेशन से बाहर करने का इनका तरीका। और मैं ऐसे मानता हूं, शायद क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बैंकों में आजकल लिक्विडिटी की थोड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है। ये जो पैसा है सर्कुलेशन में जो था, ये अब उन्होंने कहा है कि भाई इसको आप बैंक में जमा कर दो, चाहे आप बैंक से एक्सचेंज कर लो या फिर आप इसको बैंक में जमा करो। तो बहुत सारा पैसा है जो बैंक में जमा हो जाएगा, उससे जो लिक्विडिटी है बैंकों की वो शायद काफ़ी ईज ऑफ हो जाएगी। वो लिक्विडिटी ईज होगी तो उसका फायदा क्या होगा? जो छोटे व्यापारी हैं या जो भी बिजनेसेस हैं उनको शायद जो क्रेडिट मिलना है, मुझे लगता है कि वो क्रेडिट उनको शायद और तेज गति से, अच्छा बैंक जो है उनको क्रेडिट देने में शायद ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। इस नजरिए से कि बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ेगी जी, क्योंकि नोट जमा होने लगेंगे। और दूसरा क्या है, देखिए अभी हम सब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो 2,000 के नोट आप मुझे बताइए, हम में से शायद किसी के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग सब अगर यहाँ देखते हैं तो भाई संभ्रांत शायद उससे हैं, लेकिन हम में से मैंने भी अपने घर में देखने की कोशिश करी कि 2,000 का शायद 1 या 2 नोट होगा, अगर स्त्री धन की हम भी बात करें तब भी। तो 2,000 के नोट शायद हमारे पास भी नहीं है, तो सर्कुलेशन में ऐसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, 10% के करीब या 11% के करीब वो है, 10.8% के करीब ये बताया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। पर जो बैंकों में आप इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव देखते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ेगी बैंकों में। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आप अग्री करते हैं इससे कि बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ना, क्या ये मकसद हो सकता है इसके पीछे कि हम 2,000 के नोट वापस ले रहे हैं, सर्कुलेशन बंद कर रहे हैं? नहीं, ये कारण नहीं है, इस वजह से नहीं किया जा रहा है। ये एक असर हो सकता है संभवतः, उस पर मैं वापस लौट सकता हूं, मगर ये किया इसलिए गया क्योंकि आखिर में जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तभी ये गलत कदम था। अगर आपका सारा दारोमदार ये था हमको नोटबंदी इस वजह से करनी है क्योंकि हमको बड़े नोटों से दिक्कत है और उससे ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, तो भाई 1,000 का मैक्सिमम था तो अब ये 2,000 का किस लिए किया गया? पहली प्रॉब्लम इस तर्क में। दूसरी दिक्कत यह है कि जब इसको जारी किया भी गया, तब जब जारी किया गया तो तब भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। आपको याद होगा कि अगर आप किसी को 2,000 रुपये का नोट देते तो उसके पास 500 ही नहीं होते थे, तो वो कहाँ से वापस करता, तो वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। तीसरी दिक्कत यह है कि जो साइज में 2,000 का नोट जारी किया गया था, वो साइज ऐसी थी कि एटीएम में वो 1,000 रुपये के नोट के बराबर था ही नहीं, जिसकी वजह से आप बैंक भी उस नोट को एटीएम के द्वारा आपको दे नहीं सकते थे, तो उसमें और डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हुई।
तो देखिए हुआ ये है, मोटी बात ये है इस समय कि 6-7 साल हो गए हैं, ये नोट हो गए पुराने। वैसे भी नोट जब 5-6 साल पुराने हो जाते हैं तो उनको रद्द कर दिया जाता है। तो ये रद्द हो रहे हैं, धीमे धीमे वैसे ही रद्द हो रहे हैं। सर्कुलेशन से में वैसे ही कमी आ रही थी, वो लगभग 7.25 लाख करोड़ हुआ करता था 18 में। 2018 में वो कम होकर के 3.6 लाख करोड़ हो गया है। और धीमे धीमे वो वैसे ही सर्कुलेशन में नहीं रहा है। जो लोग आप स्टोर कहते हैं कि एक गलत फैसला तब था ये 2016 में, और जब अब 2000 ठीक के किया नोट गया थे, है वो उसको। तो 6.5 साल के बाद ये समझ में आ रहा है कि इसको हमें ठीक करना चाहिए। लेकिन इसका कोई आर्थिक असर आप देखते हैं इस आज की तारीख में? जी बहुत नहीं, बहुत असर नहीं होगा। और कोई अगर ये उम्मीद कर रहा है कि ये इससे ब्लैक मनी कम हो जाएगा, तो जैसे डॉक्टर अरुण कुमार ने पहले बताया, नोटबंदी से नहीं हुआ। पर स्लोइंग तो इससे डाउन क्यों हो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की, क्योंकि पैसों के लेन देन में अगर कुछ कमी आती है तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ? मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट कोई खास नहीं लग रहा है। ये जरूर है कि लिक्विडिटी बैंकों की बढ़ेगी, मगर उससे क्या एमएसएमईज के लिए लेंडिंग बढ़ जाएगी? मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पूर्ण लेंडिंग होती है बैंकों की, उसका लगभग 23% केवल एमएसएमईज को जाता है, और बाकी सारा या रिटेल बैंकिंग में, रिटेल लोन्स में है, या कॉर्पोरेट्स को जाता है। क्योंकि जो सबसे छोटी एमएसएमईज हैं वो तो वैसे भी साहूकार के पास जाती हैं। बाकी में एमएसएमईज जो हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जाती हैं, एनबीएफसीज के पास जाती हैं। तो इन्हीं वजहों से बैंकों से लेन देन करने में एमएसएमईज, जो बड़ी वाली एमएसएमईज होती हैं, वो ही पहुंच पाती हैं, बाकी पहुंच भी नहीं पाती हैं। तो अजय दुआ जी और वेद जैन, एक कमेंट पहले आप लोगों से कि इस 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का जो फैसला है उसका आप क्या देखते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, या बस ऐसे ही गलत फैसला था, उसको अब बदल दिया गया, बंद कर दिया गया, या ये नोट जो होते हैं उनकी एक समय सीमा होती है और उनको जाना ही था सर्कुलेशन के बाहर? मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि 2018 से ये 2000 रुपए के नए नोट बंद कर दिए गए थे, छपने बंद कर दिए गए थे। वैसे ही नोट की लाइफ 5 से 6 साल होती है। पर ये क्या सभी नोट्स के साथ होता है? 1000 के साथ हुआ, 500 के साथ हुआ? ये सभी नोट्स के, करेंसी नोट्स के, छोटे नोट्स की एक्चुअली वेलोसिटी ज्यादा होती है। जैसे 100 रुपए हैं, 50 रुपए वो ज्यादा ट्रेडिंग होते हैं, तो उनकी लाइफ 5-6 साल भी नहीं होती। बड़े नोट्स कम ट्रेडिंग होती है, तो इस कारण 5-6 साल कहते हैं। अगर सरकार ने ये नोट, सरकार ने या रिजर्व बैंक ने बंद कर दिए थे, मुझे ये समझ नहीं आता कि सरकार, आपको बीच में थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बैंक्स ने 2000 रुपए के नोट अगर उनसे मांगे जाते थे कुछ महीनों तक पहले, तो वो कहते थे हमारे पास है नहीं। तो वो एक संकेत था कि ये नए नोट्स, शायद पुराने नोट्स खत्म हो रहे हैं। पर पिछले 3-4 महीने से एकदम मार्केट में जैसे बैंक्स ने फ्लड कर दिया था कि 2000 के नोट्स बड़े आराम से बैंक से मिल रहे थे। ये किसी से भी आप पूछेंगे कि बैंक्स का व्यवहार कैसे रहा है पिछले साल 1.5 साल में, इसके ऐसे ढांचे से रहा है। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार ने या रिजर्व बैंक ने ये कदम क्यों लिया कि ये एक तरफ से पहले आपने नोट्स वैसे ही कम हो रहे थे, आप अगर संकेत दे देते कि 5 साल हम नए नोट नहीं छाप रहे, घोषणा कर देते, ये तो कुछ लोगों को मालूम था, तो लोग अपने आप ही ना लेते। वो घोषणा भी नहीं की गई। उसके साथ फिर आपने कुछ एक्शन लिए, जिससे बैंक्स को कभी रोका गया, फिर कभी बैंक्स को कहा दे दीजिए। अब लिक्विडिटी बैंक्स, जिसके बारे में बात किया गया था जैन साहब ने, मैं कहूँगा जिसको ये इंफॉर्मेशन थी, जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, मतलब सबको बराबर की इंफॉर्मेशन ना हो, उसे एसिमेट्रिक कहेंगे। तो जिसको मालूम है उसको तो उसका फायदा हो जाएगा, जिसको ये पता नहीं था उसको उसका तो फायदा नहीं हो पाएगा। ज्यादातर जो आम जनता है वो तो वही है जिसको कि इसका मालूम नहीं था। तो सबसे ज्यादा जो लोग ठगे हुए या जो बहुत ही अचानक सरप्राइज होते हैं वो तो आम जनता है। बिल्कुल। तो क्यों आपको लगता है कि इस तरह से सरकार ये करती है? पहले बताना चाहिए था, मतलब ये अचानक इस तरह के फैसले अगर आरबीआई
ले रही है, इसका क्या? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला पहलू तो ये मान के चलना कि बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, तो वो तो मेरे ख्याल गलत हो जाएगा। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन किया उस समय लगभग 16 से 18 लाख करोड़ नोट करेंसी में थे और आज 30 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं। तो ये नोट आज की डेट में ये समझे इससे नहीं होगा। सेकेंडली, एक आपने अगर देखा होगा जो आरबीआई के नोटिफिकेशन में 2 उद्देश्य थे। एक तो ये 2000 के नोट हमने उस समय छापे थे, और एक नया कि आज की डेट में क्लीन मनी अकाउंट जिसे कहते हैं कि करेंसी नोट क्लीन होनी चाहिए, पुरानी हो गई है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो विरोधाभास जो मुझे नजर आता है कि करेंसी में कॉन्फिडेंस आप कैसे सस्टेन करें। देखिए, अगर इंडिया को अपनी करेंसी को ग्लोबल करेंसी के पैरेलल में रखना है जी, तो ये मान के चलना पड़ेगा कि जिसके हाथ में वो करेंसी का प्रोमिसरी नोट रिजर्व बैंक ने हाथ में दिया है उसकी वैलिडिटी अनलिमिटेड है, और क्लीन मनी को आपको वापस लेना है तो आपके पास एक प्रोसेस है कि जब वो बैंक में आए, बैंक उसको स्क्रूटनाइज करे और वो लगे म्यूटिलेटेड है, टॉर्न है या उसमें कुछ लग गया है तो उसे निकाल ले। ये सिस्टम ग्लोबली फॉलो होता है। यूएस में भी इतने डॉलर्स प्रिंट होते हैं, उनके यहाँ भी बहुत बढ़िया सिस्टम है। उनके यहाँ भी पता है कि करेंसी की लाइफ 5 साल 6 साल होती है, तो जैसे ही वो बैंक में आता है तो उसको म्यूटिलेट करते हैं। तो ये एक मान के मेरा एक जो मेन उद्देश्य जो है कि इकोनॉमी में आप अपनी करेंसी में कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपने शुरू में कहा कि रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन ये कह रहा है कि ये लीगल टेंडर कंटिन्यू करेगा, लेकिन पब्लिक और जो भी है जमा कराने की लास्ट डेट 30 सितंबर होगी। बिल्कुल। तो ये कहीं विरोधाभास है कि 1 अक्टूबर को क्या होगा। हाँ। और उससे क्या होगा, व्यापारी वर्ग जो आज की डेट में जिसे हम लीगल टेंडर कहते हैं, हाँ, उसका संकुचित है। वो कहेगा मैं अगर इसको लेता हूं तो जो प्रॉब्लम जिसके हाथ में आज की डेट में करेंसी का नोट है वो मेरे हाथ में शिफ्ट हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास इसका भाग है। मेरा ऐसा मानना है कि ये ओवर ए पीरियड, जैसे रिजर्व बैंक खुद ही कह रहा है कि लेस देन 50% एलिमिनेट हो गए हैं, टोटल करेंसी का 10% है, तो ओवर ए पीरियड अब बैंकों से कहते हैं कि आप एक बार आ जाए तो आप इसे रीसर्कुलेट मत कीजिए, तो 2-3 साल में फेज आउट हो जाते, तो उसमें करेंसी में कॉन्फिडेंस बना रहता। तो ये करने से एक सीधा तो यही लग रहा है कि करेंसी में कॉन्फिडेंस कम होता है लोगों का। लोगों में बार बार ये एक ख्याल आता है कि आप आज जो करेंसी है कल वो नहीं रहेगी। अगर अचानक से ऐलान कर देते हैं, फिर अब हो सकता है कि बहुत अफरा तफरी ना हो, लेकिन कल से जब ये नोट बदलने की शुरुआत होगी बैंकों में जाकर, तो देखना होगा कि किस तरह की लाइंस लग रही हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है। हो सकता है बहुत लोगों के पास 2000 के नोट ना हो, क्योंकि कैशलेस भी भारत होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी असुविधा होती है। तो क्या क्या लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, और जो कॉन्फिडेंस है करेंसी में वो कैसे बना रहे, ये जो तरीका था फिर से ऐलान करने का, वो कितना सही कितना गलत था, इन चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ₹2000 के नोट सर्कुलेशन में अब नहीं होंगे, ये ऐलान हो गया। नोट आप बदल सकते हैं। बावजूद इसके बहुत सारे लोगों के मन में कई सवाल हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और एक बात ये भी सामने आई कि जिस तरह से इसका ऐलान किया गया शायद वो सही नहीं था, सबको बराबर से जानकारी नहीं थी। मुकेश मोहन जी, आप मानते हैं कि अगर जानकारी इसको बेहतर तरीके से दी जा सकती थी तो लोगों में जो कुछ पैनिक है या विश्वास कम होता है अपनी करेंसी पे, वो नहीं होता? नहीं, ये बात तो देखिए मैं एग्री करता हूँ। जो वेद जैन जी ने भी कहा कि जो करेंसी है उस पर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है, अदरवाइज तो ये कागज का नोट है। तो 2016 में ये हुआ, अब उसके 6.5 साल के बाद ये हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस बार बार हिलता है। वैसे अगर देख रहे हैं, देखिए 2014 में भी एक ऐसा काम हुआ था, जब ये हुआ था कि 2005 से पहले की जो करेंसी है उसको क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से उसको आउट ऑफ सर्कुलेशन कर दिया गया था। लेकिन अब ये 2000 के नोट जो आउट ऑफ सर्कुलेशन हुए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पैनिक इससे शायद होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो एक और कल से लंबी लाइंस लगेंगी, आपको लग रहा है प्रोफेसर अरुण कुमार? बात को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा विस्तार से। जब आप 2000 रुपए का नोट देंगे तो कुछ लोग तो उसको डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, और कुछ को वापस जब 500 का नोट मिलेगा, तो लिक्विडिटी पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है इसका।
जो ये कहा जा रहा है कि लिक्विडिटी पे असर पड़ेगा और एमएसएमई को लोन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि बैंकों के पास ऑलरेडी सरप्लस लिक्विडिटी थी जो वो आरबीआई में डिपॉजिट कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि जब बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं थी जिसकी वजह से लोन नहीं आ जाए। तीसरी बात कि लोग 2000 रुपए का नोट रखते क्यों है या 500 रुपए का नोट रखते क्यों है? एक तो ट्रांजैक्शन होता है कि हमको जो बाजार में जो खरीद फरोख्त करनी है, दूसरा प्रिकॉशन, घर में कोई परेशानी आ जाए तो 1 करोड़ जो समृद्ध परिवार हैं उनके पास 2, 3, 4, 5 लाख रुपए होता है, उसमें से 2000 रुपए के कुछ नोट होंगे। और तीसरा ये है कि आप स्पेकुलेशन करते हैं उससे, है ना। तो ये 3 वजह हैं जिसकी वजह से आप ये बड़े नोट रखेंगे। अब सवाल ये कि ये करीब 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का तो यही हो गया 3.6 लाख करोड़ में। तो अगर बाकी बचा 1.1 लाख करोड़, वो हो सकता है कि काले धन को जो स्टोर करने में। तो अगर ये मान के चले कि 10 करोड़ के जो एवरेज में रखते हैं लोग काला धन, तो कितने लोग रखेंगे? 10,000 लोग। तो 10,000 लोगों को जो आपको जो पकड़ने के लिए आपने 140 करोड़ की प्रॉब्लम कर दी। जब 2000 रुपए का नोट आप जब बदलने जाएंगे 500 रुपए के नोट में, तो 500 रुपए के नोट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो लाइनें लग जाएंगी। और होगा क्या कि आपको क्योंकि परेशानी होगी कि शायद बाद में ना मिले, आप ज्यादा नोट जो विड्रॉ करेंगे तो 500, और क्योंकि 10.5% करेंसी कम हो जाएगी, तो इसलिए डिमांड 500 नोटों की बहुत बढ़ जाएगी। और इसकी वजह से वहां पे अफरा तफरी अगले 15-20 दिन में फर्क इसका पड़ने नहीं वाला है, बिल्कुल भी। ये मकसद भी शायद नहीं है, इसको कहा भी नहीं गया है। प्रोफेसर मेहरोत्रा जी ने कहा है, नहीं, स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि काले धन के लिए किया गया है ये, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है ना, डिमोनेटाइजेशन के समय भी नहीं हुआ था। मैं मतलब इस बारे में थोड़ी सी एक क्लैरिटी इस वजह से भी होनी चाहिए हमारे श्रोताओं को कि अगर हम मान के भी चलें कि जो 2000 के नोट हैं आज की तारीख में 3.6 लाख करोड़, वो सारे इलीगल एक्टिविटीज में, हालांकि वो बात सही नहीं है जिसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर हम मान के भी चलते हैं तो सवाल ये है कि क्या भारत सरकार के टैक्स ऑफिस में, इनकम टैक्स ऑफिस में, क्या इसकी छानबीन करने के लोग हैं कि हम पता चला सकें कि किसने ज्यादा मात्रा में इसको जमा कराया डिस्प्रोपोर्शनेट टू देयर इनकम? और हमने पाया ये कि 2016 के नोटबंदी के बाद ये चर्चा बड़ी थी कि हम बिग डेटा इस्तेमाल करेंगे, मशीन लर्निंग इस्तेमाल करके हम पता चला लेंगे कि किसने ज्यादा जमा कराया और ब्लैक मनी का इस तरीके से खुलासा होगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है नगमा जी, जो लोग नहीं समझते हैं और सरकार भी नहीं इसको तवज्जो दे रही है, कि क्या हमारे पास वो उस मात्रा में टैक्स स्टाफ है as a proportion of GDP, as a proportion of our tax revenue, as a proportion of all taxpayers। हमारे देश में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुलनात्मक ढंग से देखें तो बहुत कम स्टाफ है। अरे भाई, मशीन लर्निंग और डेटा को इस्तेमाल करने के लिए भी तो आपको आदमी चाहिए। आप इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? मैं देखिए क्या है कि जो आपका सवाल है, मैं ये कहूँगा, देखिए 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद देखिए इनकम टैक्स वालों ने थोड़ा बहुत तो वेरिफिकेशन किया और कुछ लोगों ने जो ज़्यादा नोट जमा कराए उन पे कार्रवाई भी हुई और वो चल भी रही है, थोड़ा सा प्रोसेस नहीं है। लेकिन एक बात, हमें जो आपने ब्लैक मनी का सवाल पूछा ना, तो ये मान के चलिए अगर ये 3,62,000 करोड़ रुपए के या 2000 के नोट हैं तो 30 सितंबर तक ये 3,62,000 करोड़ नोट बैंक में पहुंच जाएंगे। तो आप ये सोचें कि इसको क्लीन मनी अकाउंट या कुछ भी कहिए, उसके अंदर से कुछ पैसे रुक जाएंगे और वो ब्लैक मनी से बाहर हो जाएंगे, वो नहीं होगा। देखिए ये लास्ट टाइम भी हुआ था, ये ऐसे होगा। अब सरकार की मंशा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही है, तो इसीलिए साधन करने की है। लेकिन जो मेन जो क्लैरिटी है, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वो ये क्लैरिटी करना बहुत जरूरी है कि 30 सितंबर के बाद क्या होगा। अब आज कह रहे हैं कि साहब ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, आप बैंक में जा सकते हैं, जमा करा सकते हैं, और ये लीगल टेंडर है। बिल्कुल लीगल टेंडर रहेगा, पर 30 सितंबर की डेडलाइन है, तो ये इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास है। कैसे समझे हम इसको? सरकार एक तरफ से जैसे कह रही है ये लीगल टेंडर है, उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी ये रहेगा। अर्थ तो आज जो सर्कुलर है उसका ये है। पर अगर आपने बैंक से बदलवाने हैं तो आपको 30 सितंबर तक ही कर सकते हैं डिपॉजिट, तो थोड़ा सा उसके अंदर विसंगति है। उसमें जाके मैं बताता हूं, जो मेरे पास 4B है उन्हें बहुत क्लियर लिखा है। एक चीज और कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है इसका फायदा इनकम टैक्स के ऊपर इतना ज्यादा नहीं होगा जितना इसका जीएसटी कलेक्शन पे होगा। कारण लोगों के मन में अगर कंफ्यूजन रहे, जैसे आज है कि क्या होगा जो हमारे 2000 के नोट है, तो ये लोग
खर्चा करना शुरू कर खर्चा देंगे करना शुरू करेंगे और इसकी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कुछ पैनिक बाइंग हो रही है, जैसे गोल्ड का दाम बढ़ गया है तो लोग जा रहे हैं ज्वेलरी की दुकानों में और जेवर खरीद रहे हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं इस समय हम फिर और लौटते हैं इस चर्चा पे। तो हम लोगों ने 2000 रुपए के नोट के ऊपर चर्चा की। इसका कोई आर्थिक नफा नुकसान ज्यादा नहीं दिख रहा है और लोगों में बहुत ज्यादा अफरा तफरी भी नहीं है। तो फिर क्या मैं आपसे पूछ सकती हूं कि इसका कोई राजनीतिक मकसद नजर आता है आपको, कोई फायदा? एक ये बात तो स्पष्ट है कि एक मैसेज पब्लिक एट लार्ज कि भाई गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट ब्लैक मनी एंड गवर्नमेंट वांट टू सेंड ए मैसेज कि भाई अगर लोगों को होर्डिंग करते हैं तो गवर्नमेंट इज सीरियस अबाउट दैट एंड दे वांट टू कंटिन्यू विद द बिजनेस। लेकिन मेरा एक मैसेज और भी है, देखिए 10% करेंसी को आप विड्रॉ करते हैं ओवरऑल 30 लाख में 3,65,000 में, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी आता है। जब अगर आपकी जो कैश करेंसी है वो भी इकोनॉमी को प्रोपेल करती है, जीडीपी में वैल्यू एडिशन करती है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं उस पे असर आएगा। पर ये संदेश आपको लगता है कि लोग अब मानने को तैयार हैं कि आप करप्शन पे एक तरह से हमला कर रहे हैं ये करके? जी बिल्कुल, कि अगर पैसा जिनके पास रखा हुआ है, जो बड़े बड़े नोट्स में ज्यादा ही करप्शन होता है, इलेक्शंस में वही ज्यादा यूज होता है करप्ट मनी, वो उसके घूमने फिरने पे तो चेकिंग होगा ही। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो प्रश्न आपने पूछा कि इकोनॉमिक्स को हमेशा कहते थे पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, कि कोई इकोनॉमिक्स बिना पॉलिटिक्स के नहीं होती थी। वो तो अभी हाल में ही हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी वर्ड ड्रॉप किया है और प्योर इकोनॉमिक्स कहना शुरू कर दिया है। जी प्रोफेसर मेहरोत्रा, आप इसको एक पॉलिटिकल मूव, आपको लगता है कोई फायदा है इसका पॉलिटिकली? सरकार को फायदा जी है निश्चित रूप से कि कर्नाटक की जीत की कांग्रेस की बड़ी चर्चा नेशनल मीडिया में चल रही थी, वो एकदम से बंद हो गई। इस पे अब 2,000 रुपये पे चर्चा हो रही। सवाल तो उठेगा कि वैसे ही ये नोट खत्म हो रहे थे, तो अब टाइमिंग ये क्यों थी? तो टाइमिंग ये दो का टाइमिंग क्यों थी? और आपको लगता है कि वो जो 40% करप्शन वाली बात थी वो इससे कुछ हद तक इसका दाग कम होगा? मुझे लगता है कि जो कर्नाटक में हार हुई है रूलिंग पार्टी की, उसका एक सबक उनको मिला कि 40% सरकारा, ये स्लोगन बहुत बड़ा हो गया था, तो उनको ये करप्शन पे कुछ एक्ट करना जरूरी था। दूसरी बात ये कि गलत फहमी है कि ब्लैक मीन्स कैश। ब्लैक का मतलब कैश नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि अगर 2,000 रुपए के नोट कुछ लोगों ने होल्ड किए भी हैं तो उनकी संख्या 2-3 हजार से ज्यादा नहीं है। और ये इलेक्शन में भी इतना इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि किसी को 2,000 रुपए नोट देते हुए नहीं हमने देखा, 100 रुपए 50 रुपए नोट देते। तो ये जो पॉलिटिकल है ना कि इकोनॉमिक है, और इसका जो छोटे उद्योग है उन पे असर पड़ेगा, क्योंकि वहां लिक्विडिटी पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह नहीं, छोटे उद्योगों पे ज्यादा असर पड़ेगा। नेगेटिव तरीके से आप मान रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव असर रहेगा? मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे उद्योगों के पास तो शायद ये 2,000 रुपए के नोट थे ही। छोटे उद्योग तो वैसे ही अपने जो कैश क्रंच में जूझते रहते हैं, बैंक लोन में जूझते रहते हैं। बट हाँ, ये परसेप्शन ये जरूर है, शायद मुझे लगता है कि ये जो सरकार का है वो ये कहेंगे, जब विपक्षी कहेंगे पॉलिटिकल नजर से, अगर मैं इसे देखता हूँ, वो अगर विपक्षी कहेंगे कि भाई आपने कर दिया, तो सरकार यही कहेगी कि अगर आपके पास पैसा है ब्लैक मनी तभी आप चिल्ला रहे हैं, आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, आप जाइए बदल लीजिए। तो ये मैसेज क्या शायद सरकार देना चाह रही है, और वो पता नहीं कितनी हद तक कामयाब होगी कि वो करप्शन के खिलाफ है, ब्लैक मनी पे एक बार फिर से ये वार है। तो क्या अब लोग इस बात के लिए तैयार हैं? शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। हम लोग में एक ब्रेक लेंगे इस वक्त। तो 2,000 रुपए के नोट के बंद होने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैनिक बाइंग जरूर होगी, और ये देखा जा रहा है कि 2,000 के नोट बंद होने से खास करके जेवरों की बिक्री बढ़ी है। ऐसा हुआ कि नहीं, देखिए ये बयान। कुछ लोगों को मुझे लगता है कि बहुत घबराहट है कि ये नोटबंदी की तरह ये हमारे नोट रह जाएंगे, लेकिन सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये डिमेशन चलती रहेगी। लेकिन लोगों को इस तरह घबराहट नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल लोग अभी इतने कॉन्शियस हैं कि कोई भी 2,000 से ऊपर की कोई बाइंग नहीं कर रहा है। अभी देखिए एक हफ्ते में सारी ये पिक्चर
क्लियर होगी कि लोगों में कितनी घबराहट है, क्या वो सोना खरीदना चाहते हैं या बैंक में जिसने जमा कराना है, या उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं हमारे भी ट्रेड में जिनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा होगा, जिसको आप नंबर 2 का या ब्लैक की मनी कहेंगे, वो चाहेंगे कि उनको सोना किसी भी भाव में मिल रहा है वो ले ले। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ खास करके जैसे आभूषण है वहाँ पे कोई पैनिक बाइंग हो सकती है, जो लोग इस पैसे को निकालना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस पैसे को आप 30 सितंबर तक बैंकों में आराम से बदल सकते हैं, किसी भी ब्रांच में, और बिना किसी KYC के भी 2.5 लाख तक। तो आज हम लोग में इतना ही।